नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय कृष्ण त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा। आज पूस की रात कहानी की समीक्षा लेकर आया हूँ। हमने 2 भाग इसके पढ़ लिए थे, समझे थे। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपसे देखिए। इस समीक्षा भाग 3 में हम इसके तत्वों के अनुसार समीक्षा करेंगे। तो हमने 2 तत्व पहले ही ले लिए थे, एक तो कथा वस्तु और दूसरा था पात्र और चरित्र चित्रण। आज हम तीसरा तत्व लेते हैं। तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन, अर्थात कहानी में 2 पात्र आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, यह किस प्रकार का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पूस की रात कहानी के संवाद बहुत ही संक्षिप्त है, सहज है। इसमें मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है और यह अपने परिवेश को उत्पन्न करने में सक्षम है। जैसे एक ही पात्र, एक विचार देख लीजिए। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। यहाँ पर पात्र का जबरा से बात करना। इसी तरह से आप देखिए, हल्कू उदास कर बोला, तो क्या गाली खाऊं। देखिए, ये पूरी तरह से भाव को व्यक्त कर रहा है। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। तो देखिए, संवाद से पूरे भाव प्रदर्शित होकर आ रहे हैं, संक्षिप्त हैं। ये कहानी प्रेमचंद जी की कहानी और उनके संवाद संक्षिप्त होते हैं, सहज होते हैं और उनकी भाषा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम कहानी के चौथे तत्व देश काल और वातावरण पर चर्चा करते हैं। तो पूस की कहानी का देश काल और वातावरण देखिए। ये कहानी 1930 में लिखी गई। 1930 अंग्रेज़ों का ज़माना था। 1930 जमींदारी का काल था और किसानों की दयनीय दशा थी उस समय। जमींदारी प्रथा द्वारा उनका शोषण होता था। किसान खेती करता था और खेती नहीं होने पर उसे कर के रूप में ऋण लेकर धन जमा कराना पड़ता था। यही ऋण आगे चलकर अगली आय पर चुकाना होता था और नए फसल के बोने के लिए ऋण फिर लेना पड़ता था। इस तरह से किसान ऋण चक्र के शोषण में फंस जाता था। तो इस कहानी में 1930 के आसपास के वातावरण का वर्णन किया है, जिसमें किसानों की दिशा दयनीय थी और वह जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के ऋण चक्र के शोषण के शिकार थे। इसमें ग्राम्य जीवन की कहानी है, परंतु ग्राम्य जीवन का इतना चित्रण नहीं किया गया। चित्रण किसका है? उस वातावरण का कि जो किस कहानी कहना चाह रही है कि ठंड की कारण हल्कू की दशा। तो जो ठंड का वर्णन है वह बहुत ही जीवंत है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक संवाद अगर हम देखते हैं तो उससे उसका वातावरण का पता चलता है। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। देखिए, ठंड की पराकाष्ठा इस संवाद में उन्होंने बताई है। इसमें बाहरी परिवेश ही नहीं, संवादों द्वारा इन्होंने बाहरी परिवेश ही नहीं, अपनी कहानी के द्वारा बाहरी परिवेश नहीं, बल्कि उनके आंतरिक भावों को भी, आंतरिक परिवेश को भी, आंतरिक मनोदशा को भी व्यक्त प्रेमचंद जी ने किया है। पांचवा जो तत्व है भाषा और शैली, इस पर चर्चा करते हैं। तो भाषा बिल्कुल सहज रखते हैं एकदम। प्रेमचंद जी इसमें कलाकारी नहीं दिखाते, सहज भाषा जो बोलचाल में काम आ रही है, जो उस परिवेश में काम आ रही है, वैसी भाषा वो रखते हैं।
मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे एकदम आसान हो जाते हैं। सहज वाक्य होते हैं, सुलभ वाक्य होते हैं। हाँ, अगर हम बात करें भाषाओं की कि किस तरह के भाषा के शब्द आते हैं, तो उनकी कहानी में या इस कहानी में देशज शब्द ज़्यादा आए ताकि ग्राम्य जीवन को व्यक्त किया जा सके। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं देशज शब्द तो बहुत सारे हैं, ताकि ग्राम्य जीवन को व्यक्त कर सके। जैसे आड़े, आड़े में से आड़े मतलब शेल्फ, आले, धौंस, टप्पे आदि बहुत सारे हैं इस कहानी में। आदि देशज शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। लिहाफ, कंबल। अब आप देखिए लिहाफ, लिहाफ किस तरह का शब्द है? उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा की भी जो बोलचाल के शब्द है, लिहाफ, खुशामद, तकदीर, ऐसे शब्दों को काम में लिया गया है। संस्कृत भाषा के भी लिए स्वान, कुत्ते को स्वान बोलते हैं, अकर्मण्यता, मैत्री, ये सब प्रयोग किए गए हैं। उर्दू के शब्द मालगुजारी, गिर्द आदि भी काम में लिए गए हैं। तद्भव शब्द ज़्यादा हैं। ऊख, कुंभल, कंबल, कंभल, पूष, कहानी का नाम ही देखिए, पौष संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, परंतु इस कहानी का जो शीर्षक है पूस की रात, यह एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द और देशज शब्दों का प्रयोग कर प्रेमचंद जी ने उसको सहज बनाया और ग्राम्य जीवन का परिवेश दिया गया। अच्छा, शैली कैसी है? भावप्रवण, भावनाएं ज़्यादा प्रकट करती और सहज भाषा, सहज जो आपसे व्यवहार हो रहा है वो है, उसके अंदर कोई सितारे तोड़ लाने की बात इन्होंने नहीं कही। हाँ, देखिए इन्होंने भावप्रवण शैली का उदाहरण देखिए, उन्होंने जबरा और हल्कू की जो मैत्री जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शित की, उसके लिए लिखते हैं वह खुद ही, अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के द्वार खोल दिए थे। प्रेमचंद जी विभिन्न भावों को सहज संप्रेषण के लिए विख्यात हैं। तो इन्होंने बहुत ही सहज भाषा और भावपूर्ण शैली का काम में लिया है। यहाँ तक कि मुन्नी के द्वारा शुरू में विरोध दर्शाना, उसके लिए संक्षिप्त संवाद देकर उस भाव को व्यक्त करना, ये सब प्रेमचंद जी की शैली है। कहानी के अंतिम तत्व पर आते हैं, वह उद्देश्य। कथ्य, कहानीकार क्या कहना चाह रहा है, इस कहानी में वह क्या कहना चाहता है, वो अगर हम जान लें तो कहानी को समझना, कहानी के प्रवाह को जानना बहुत आसान हो जाता है और कहानीकार की दशा, परिवेश वह क्यों रचा है उसका उत्तर मिल जाता है। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य है? जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जमींदारों के शोषण को अप्रत्यक्ष रूप में रखकर किसानों की दशा का, किसानों की दशा मतलब हल्कू की दशा, जो कि सामान्य किसान की दशा थी, किसानों की दशा का वर्णन किया है। ये जो शोषण चक्र है, उस चक्र के मूल को उजागर कर किसानों के दर्द को आपके सामने लाने का कार्य इस कहानी ने किया है। इस कहानी में भाग्यवादी विचार और सामाजिक असमानताओं के प्रति किसानों की खींच भी व्यक्त की गई है। भाग्यवादी विचार से इन्होंने नकारात्मकता बताई है, परंतु हल्कू के माध्यम से इन्होंने इस असमता, इस अविसंगति, किसानों और अन्य लोगों के बीच की आर्थिक विसंगताओं, असमताओं को बताया है और साथ साथ उसके ऊपर खींच भी जाहिर की है। और इस खींच को जाहिर करना, इस असंगति, विसंगताओं को सामने लाना ही इस कहानी का उद्देश्य या कथ्य है। धन्यवाद, आपने कहानी की तात्विक समीक्षा सुनी, धन्यवाद देना पड़ेगा। आप
आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका जय कृष्ण इसी तरह से सुधार करते हुए आपकी सुझावों की प्रतीक्षा में रहेगा और नए नए वीडियोस आपके अध्ययन हेतु लाता रहेगा।